Hello students, today I will discuss the topic of assignment problem. So this is the first lecture on assignment problem. It is also one of the topic of operations research or quantitative techniques you can say or linear programming. किसी भी नाम से आपका पेपर रन हो रहा हो उसका ये बहुत ही important topic होता है assignment problem. Okay, so I am going to start with the assignment problem today. देखिए बच्चों, जैसे इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सीखा था, अब हम सीखेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का मीनिंग देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू असाइन अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एन इक्वल नंबर ऑफ एक्टिविटीज। देखो बच्चों, इसका क्या मीनिंग है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इस साइड पर हमारे पास सोर्सेज होते थे, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अब की बारी हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं और यहाँ पर A1 A2 AN जो है कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि ऐसे समझ लें कि हमारे पास इस साइड पर पर्सनस हैं। सपोज कर लीजिए B1 इज़ वन पर्सन, B2 इज़ अनदर पर्सन, BN इज़ अनदर पर्सन और A1 A2 AN टास्क है जो हमें इन लोगों से करवाना है। ठीक है, अब अगर हम B1 से A1 टास्क करवाएंगे तो हमारे को उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, C11। ठीक है, अगर हम B1 से A2 टास्क करवाएंगे तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, C12। तो अगेन C12 फर्स्ट वाला जो नंबर है ये आपका रिसोर्स है जिससे काम करवाया जाता है और 2 टास्क है जो काम उससे करवाना है वो है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारा मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन होगा। जिन लोगों से काम करवाना है वो भी गिवन होंगे, जो काम उन लोगों से हमें करवाना होगा वो हमारे को गिवन होंगे और उसको कराने में हमारे कितने पैसे खर्च होंगे हमें वो सब CIJs भी मालूम होंगे, जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में पता होता है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फिर से कि इन लोगों में B1 B2 BN में हम ये काम A1 A2 AN किस तरीके से बांटें कि हमारा कम से कम पैसा खर्च हो। कि अब जब इन लोगों से काम करवाएंगे तो इनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे ना, तो हम इन लोगों में किस तरीके से काम को बांटें कि हमारे काम कम से कम पैसे खर्च हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन हाउ द असाइनमेंट शुड बी मेड। असाइनमेंट मतलब काम को बांटना, सो एज टू ऑप्टिमाइज द गिवन ऑब्जेक्टिव। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है तो आप हमेशा मिनिमाइज करेंगे, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो आप हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे, आउटपुट दे रखा है तो मैक्सिमाइज, रेवेन्यू दे रखा है तो भी मैक्सिमाइज करेंगे, टाइम दे रखा है या कॉस्ट दे रखी है या स्पेस दे रखा है तो आप हमेशा मिनिमाइज करेंगे। तो क्वेश्चन देख के पता चलता है कि हमें मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है और कई बार क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट भी गिवन होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये काम करने के लिए ना हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हुई है। ठीक है, क्या कंडीशन लगी हुई है कि B1 B2 BN और ये A जो हैं, ये A1 A2 AN कोई सा भी काम इनको दोगे ना ये हर तरीके का काम कर सकते हैं। ये कभी ये नहीं कहेंगे, B1 B2 BN जो ये हैं ये बंदे कभी ये नहीं कहेंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इनको जो काम दिया जाएगा ये वो काम करेंगे। दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरी टाइप ऑफ जॉब। ये हमने इसमें एक अजम्पशन ले रखी है अपनी असाइनमेंट प्रॉब्लम में। दूसरी बात इसमें मेन जो याद रखनी है आपको वो है 1-to-1 असाइनमेंट। 1-to-1 असाइनमेंट, 1-to-1 असाइनमेंट का मतलब ये है कि एक बंदे को सिर्फ एक ही काम देना है। जैसे B1 है तो B1 को A1 A2 AN से तक में कोई भी एक काम दे दो। अगर आपने B1 को A1 दे दिया तो उसको A2 और A2 से लेके AN तक का कोई काम नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे ही B2 को भी कोई भी एक काम देना है, एक से ज्यादा काम आप किसी को नहीं देंगे और ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि किसी को खाली छोड़ दें, सबको काम देना भी जरूरी है। ठीक है, तो B1 B2 BN इन सब में सबको काम देना जरूरी है और ये मेरे पास जितना काम है A1 A2 AN ये सारा काम मेरा बट भी जाना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं है कि ऐसा रह जाए मेरे पास कि ये काम मेरा नहीं हो पाया, हर काम को कंप्लीट भी जरूर करना है और ये सारा काम आपको कम से कम पैसों में करना है। ठीक है, तो आपका काम ये है, आपको क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स गिवन होगा और आपका काम होगा कि किस तरीके से हम लोगों में काम बांटें कि हमारा काम भी हो जाए, कोई खाली भी ना रहे और हमारे कम से कम पैसे खर्च हो। तो ये बन जाती है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल मॉडल भी देखो बिल्कुल सेम रहेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह, क्योंकि ये उसी की वेरिएशन है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अगर किसी बच्चे ने मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वीडियो देखा हुआ है तो वो उसको इससे कंपेयर करे। देखो, मिनिमाइज करनी है हमें कॉस्ट, तो CIJ इंटू XIJ आपको बताया। XIJ क्या होता है, मेरा डिसीजन वेरिएबल।
यहाँ पे देखो एक्सआईजे की वैल्यू क्या है। देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक्सआईजे होता था कि कितने गुड सप्लाई करेगा ith सोर्स jth डेस्टिनेशन को। यहाँ पे एक्सआईजे का क्या मीनिंग है कि अगर ith रिसोर्स को मैंने jth टास्क करने के लिए कह दिया तो वैल्यू हो गई एक्सआईजे की 1, और अगर ith रिसोर्स jth काम को करेगा नहीं तो बन जाएगी वैल्यू 0। ठीक है, हमने ये भी कहा हुआ है कि एक ही काम करवाना है, तो आई को अगर जे दे दिया तो आई को मैं कुछ और नहीं दे सकती, इसलिए दूसरी जगह पे वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट क्या होती थी वहाँ पे भी सी आई जे एक्स आई जे, उन्हीं का टोटल लेते थे। वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन जेड का था, यहाँ पर भी यही है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में था। इधर देखो समेशन एक्स आई जे इक्वल टू 1, जब आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर रहे थे तो हमने लिया था समेशन एक्स आई जे इक्वल टू ए आई जे वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। मतलब मैंने आपसे कहा था ये होता है सप्लाई कंस्ट्रेंट, कि जब आप रो का टोटल लेंगे तो वो सप्लाई से मैच हो जाएगा। यहाँ पर भी ये यही है, देखो रो टोटल है, आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पर वैल्यूज निकल कर आएंगी कि किसको कौन सा काम देना है इन मैट्रिक्स में। ठीक है, जहाँ पे भी कोई वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ पर अब क्या होगा, हर रो के अंदर सिर्फ एक ही सर्कल टाइप चीज आएगी, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि इस बंदे से ये काम करवाना है। ठीक है, क्योंकि एक बंदे से एक ही काम करवा सकते हैं इसलिए ये ए आई वाली जगह पे अब की बारी 1 आया है। ठीक है, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वीडियो देखा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए आई लिखा होता है। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर ए आई की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, अब ये देखो समेशन जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू 1, मतलब कॉलम में भी एक ही आएगा, 1 ही। जैसे वहां पे बी आई था, बीजे था, सॉरी बीजे के अंदर डिमांड 1 थी, तो यहाँ पर भी आपकी 1 ही आएगी, क्योंकि एक बंदे को एक ही काम देना है, तो हर रो में और हर कॉलम में सिर्फ एक ही एंट्री आएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपकी जो है 1-1 हो जाती है, क्योंकि एक बंदे से एक ही काम करवाना है। अच्छा देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने यूज किया था एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सर्कल के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती थी। अब यहाँ पे मैंने एक्स आई जे क्या डिफाइन कर दिया कि एक्स आई जे या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 कब होगा, जब आप उसको वो काम नहीं देंगे। 1 कब होगा, जब आप आई को जेथ काम दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। सब बच्चे इसको याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन दी मैथमेटिकल मॉडल ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। और कई बार वो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि हाउ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ वेरिएंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कि ये किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से ही सिमिलैरिटी रखता है, क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको सारा यही लिखना है आंसर कि ये बिल्कुल सेम है उसकी तरह, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम में ए आई की वैल्यू 1 हो जाती है और बीजे की वैल्यू 1 हो जाती है। बस अगर आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ए आई की वैल्यू 1 ले लें और बीजे की वैल्यू 1 ले लेंगे तो वो असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पर एक्स आई जे या तो 0 वैल्यू लेगा या 1 लेगा। कब 0 लेगा कब 1 लेगा वो ये लिखा होगा। ठीक है, तो बस इतनी बात लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ये थ्योरी का। जैसे वहां पे था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यहाँ पे वर्ड आ जाता है बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्या मीनिंग है। जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का अगर आप रिकॉल करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर आपकी बैलेंस की डेफिनेशन थी टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई। बट यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम की डेफिनेशन अलग है। देखो यहाँ डेफिनेशन है एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन द इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स मतलब जो क्वेश्चन आपको गिवन है, जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसको देखो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि वो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हो जाएगी। और अगर प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो पहले हम उसे बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अब बैलेंस कैसे करते हैं उसको मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम करा दूंगी आपको, तो वो आपको वहां पता चलेगा। ठीक है, बट अभी ये वाले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हो या अनबैलेंस्ड हो, असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही मेथड है और उस मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड। ठीक है, हम हंगेरियन मेथड यूज करते हैं टू सॉल्व दी असाइनमेंट प्रॉब्लम। मेथड का नाम आपको पता होना चाहिए, इस पूरे चैप्टर में एक ही मेथड है हंगेरियन मेथड। और ये क्यों रखा गया हंगेरियन मेथड, क्योंकि जो दो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था,
ठीक है, वो दोनों हंगरी एक जगह का नाम है, वहां पे रहते थे। ठीक है, द टू मैथमेटिशियंस हु discover the method of solving this assignment problem belongs to the place Hungary. That's why इसको मेथड को नाम रख दिया गया हंगेरियन मेथड। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसा होता है। ये चैप्टर आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से काफी छोटा और काफी आसान लगेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करने के बाद ये चैप्टर इज क्वाइट इजी, राइट। देखिए एग्जाम्पल 1 मेरा पहली प्रॉब्लम मैंने ली है। ये देखो बच्चों, मैं यहाँ पे ये जो ऐसे लिखती हूँ ना, इससे केस पता चल जाता है कि कौन से वाला केस है, तो ये आपको रिवीजन करते समय हेल्पफुल होगा। वैसे तो मैं हर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली कराती हूँ आपको। ठीक है, देखिए एबीसी कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग 5 ब्रांड्स ऑफ पैक्ड फूड्स। ठीक है, एबीसी कंपनी जो है 5 तरीके के फूड्स बनाती है। इट इज हैविंग 5 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स ईच कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ इट्स ब्रांड वन एट अ टाइम। देखो ये जो लाइन लिखी है, ईच कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ इट्स ब्रांड वन एट अ टाइम, इसका क्या मतलब है कि 5 प्रोडक्ट बनाने हैं, 5 ब्रांड बनानी है, ये B1 B2 B3 B4 B5, और इसको बनाने के लिए इन 5 मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, S1 S2 S3 S4 और S5, और हर मशीन कैपेबल है हर तरीके की ब्रांड को बनाने के लिए। लिखा हुआ ना, ईच कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ इट्स ब्रांड वन एट अ टाइम, का मतलब एट अ टाइम एक मशीन पर एक ही ब्रांड बनेगी, एक से ज़्यादा नहीं बनेगी। हमने यही कंडीशन रखी थी ना असाइनमेंट प्रॉब्लम में कि सबके सब कैपेबल हैं काम करने के लिए, कोई किसी को मना नहीं करेगा कि मैं इसका काम नहीं करूंगा। ठीक है, और एट अ टाइम एक से एक ही काम करवाना है, 1 to 1 असाइनमेंट, एक से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते। तो अगर S1 को मैंने कहा कि तुम B3 बना दो, तो अब ये S1 जो है B1 B2 B4 और B5 नहीं बनाएगा, ये एक ही चीज़ बनाएगा। ठीक है, तो 1 to 1 असाइनमेंट है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा इस लाइन से कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम ली है मैंने। फिर देखो उसने क्या कहा, फाइंड दी ऑप्टिमल असाइनमेंट। अब आपको देखना है ऑप्टिमल में मैक्सिमम का केस है या मिनिमम का केस है, तो आप कैसे देखेंगे। देखो इधर वर्ड लिखा हुआ है कॉस्ट, कॉस्ट है तो मिनिमम का क्वेश्चन है, अगर प्रॉफिट लिख देता तो मैक्सिमम का क्वेश्चन था। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन दी सेटअप्स, इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट्स किस मशीन पे, कौन सा प्रोडक्ट किस मशीन पे बनाया जाए, ये आप उसको बताएं। रिजल्टिंग इन मिनिमम कॉस्ट, चलो आगे उसने लिखी दिया मिनिमम कॉस्ट, तो जिससे उसके पैसे कम से कम खर्च हो। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। देखो जनरली वो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपको देते हैं तो वो ये लिख के नहीं देते कि ये क्वेश्चन असाइनमेंट प्रॉब्लम का, आपको खुद देखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन असाइनमेंट प्रॉब्लम का है कि ट्रांसपोर्टेशन का है। तो अगर आपको मीनिंग मालूम है अच्छे से तो आप बहुत आसानी से देख लेंगे। और वैसे भी देखो डिमांड सप्लाई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही होगा। ठीक है, दूसरा देखो उसने यहाँ पे एक इंडिकेशन और दी है, यूज हंगेरियन मेथड। तो आपको हंगेरियन मेथड यूज करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि अगर मैं B1 से S1 काम करवाती हूँ, ये देखो B1 से S1 काम कराऊंगी तो उसको 4 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर B1 से S2 काम करवाते हैं तो अब चलो यहाँ पे मशीनें हैं तो पैसे क्या देंगे, हम बोल देंगे 6 रुपये हमारे खर्च होंगे। ठीक है, B1 से को अगर हम S3 मशीन पर बनाएंगे तो हमारे 7 रुपीज़ खर्च होंगे। तो ये इस तरीके से हमें सारे कॉस्ट एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉस्ट इसका समझ आ गया क्वेश्चन का मीनिंग। अब देखो हंगेरियन मेथड लगता कैसे है, ये सीखना है आपको स्टेप वाइज। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो उसका मैंने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है कि नहीं है। तो आप सब देख सकते हैं मेरे पास B1 B2 B3 B4 B5 5 रोज हैं, S1 S2 S3 S4 एंड S5 5 मेरे पास कॉलम्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है तो प्रॉब्लम मेरी बैलेंस्ड है। अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो मैं इसके ऊपर हंगेरियन मेथड लगा सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम हमेशा बैलेंसिंग ही चेक होगी। अब हंगेरियन मेथड लगाने के लिए सबसे पहला काम मेरे को क्या करना होता है, देखो पहली टेबल बनती है रो रिडक्शन। रो रिडक्शन का क्या मीनिंग होता है कि आपने क्या करना है, देखो इधर आ जाइए, फर्स्ट रो के ऊपर आ जाइए। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ एक बारी। ये देखो, ये ठीक है, देखो फर्स्ट रो पे आ जाइए, ये वाली क्वेश्चन में जो गिवन है B1 की रो, फर्स्ट रो 4 6 7 5 11, इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट चूज कर लो। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 4 है ना। 4 सारे नंबर्स में से माइनस कर दीजिए, मतलब हर रो का सबसे छोटा एलिमेंट चुन लो और सारे एलिमेंट्स में से माइनस कर दो। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, लुक फॉर द लोएस्ट एंट्री इन ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द एंट्रीज इन दैट रो। ठीक है,
तो देखो पहली रो मेरी क्या आ गई, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 1, 11 माइनस 4 7। बच्चों ये बात याद रखना कि कभी भी आप नेगेटिव एंट्री नहीं आएगी कैपिट, क्योंकि हम कभी ये नहीं कह सकते कि मैं -4 रुपीज़ दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा बड़े में से ही छोटा नंबर माइनस होगा। तो चलिए फर्स्ट रो रिड्यूस हो गई मेरी। अब मुझे क्या करना है, सेम काम मैं सेकंड रो के साथ करूंगी। सेकंड रो में आ जाइए, 7 3 6, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है 9 एंड 5। सेकंड रो के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट चूज कर लो। तो सबसे छोटा एलिमेंट सेकंड रो में क्या है, 3। तो 3 सारे में से माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 3 2। थर्ड रो पे आ जाइए। थर्ड रो है B3 की 8 5 4 6 एंड 9। तो जो मिनिमम एलिमेंट है वो ले लो, 4 है तो 4 माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 4 4, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 4 5। B4 पे आ जाइए। मिनिमम एलिमेंट क्या है देखो, 9 12 7 11 और 10। इन सब में से जहां मेरी पेंसिल है देखो B4, इनमें मिनिमम एलिमेंट क्या है, 7। तो 7 माइनस हो जाएंगे। तो 9 माइनस 7 2, 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 7 11 माइनस 7, 10 माइनस 7। अब आ जाइए B5 पे। ये देखो जहां मेरी पेंसिल है B5 पे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज कर लो, क्या है 5। 5 माइनस कर दो हर एक एलिमेंट में से, ठीक है। तो 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 9 माइनस 5 9, 8 माइनस 5 और 11 माइनस 5, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा कॉलम रो रिडक्शन निकल कर आ गई, ठीक है। जब रो रिडक्शन आ गई, अब ऊपर का काम खत्म, इसको छोड़ देंगे, अब इस वाले मैट्रिक्स पे काम करेंगे। जब रो रिड्यूस हो जाए तो इसी तरीके से आप एक बार नज़र ज़रूर मार लेना, हर उसके अंदर हर रो में एक एक जीरो ज़रूर आ गया होगा, एटलीस्ट 1 0 हर रो में ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि आपने मिनिमम एलिमेंट में से माइनस किया है, ठीक है। फिर अब आप क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन देखो कैसे होती है, जल्दी से। जो ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिला हुआ है, इसके अंदर आप फर्स्ट कॉलम में आ जाओ। ये देखो जहां मेरी पेंसिल है, फर्स्ट कॉलम ऑफ S1 में आ जाओ। इसमें मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट कर लो और हर एक एलिमेंट में से माइनस कर दो। अब देखो इसमें तो मिनिमम एलिमेंट 0 है ना, तो इसका मतलब ये तो माइनस होके हमें यही दे देगा, क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो मेरे को माइनस होके यही दे देगा, ठीक है। अब S2 कॉलम पे आ जाओ। ये देखो S2 कॉलम जहाँ पे मेरी पेंसिल है, ठीक है। इसमें मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, क्या है 0। तो ये तो माइनस होके 0 माइनस करूंगी हर एक एलिमेंट में से, तो वही नंबर वापस आ जाएगा। तो मैंने 0 आ गया। अब S3 के पास आ जाओ। S3 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढो, क्या है स्मॉलेस्ट एलिमेंट S3 में फिर से 0 है, तो ये माइनस होके मेरे को फिर से 0 माइनस करूंगी इन सब एलिमेंट में से, तो यही वापस आ जाएगा। S4 में आइए, देखो S4 में जहां मेरी पेंसिल है, राइट, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या है मेरे पास, देखो 1 है। तो जब आप 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सारे एलिमेंट में से, तो देखो 1 माइनस 1 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2। S5 में आ जाइए। देखो बच्चों S5 के अंदर मिनिमम एलिमेंट क्या है, 2। तो 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 2 5 माइनस 2 3 माइनस 2 6 माइनस 2। तो आपके पास ये कॉलम रिडक्शन वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है, ये स्टेप सबसे ज़्यादा सीखने वाला है। अब आपको ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, ठीक है। वो लाइनें कितनी बननी है, कैसे बननी है, ये देखिए। आपका मैट्रिक्स है 5 बाय 5 का, ठीक है। तो आपको 5 रोज 5 लाइंस या 5 से कम लाइंस के अंदर आपका काम होगा। पहली बात तो ये याद रख लो, 5 या 5 से ज़्यादा लाइनें नहीं बन सकती। 5 या 5 से कम लाइनों में काम करना है। क्या काम करना है आपको, ये जितनी भी जीरोज आई हैं आप सब देख सकते हैं कि इस वक्त अब हर रो के अंदर और हर कॉलम में एक एक जीरो आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लाइनें ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, ये सारी जीरोस मेरी कट जाए। एंड आपको मिनिमम लाइनें ड्रॉ करनी है। अगर ये काम 4 लाइनों से हो रहा है तो 4 लाइनों से करो, 5 से हो रहा है तो 5 से करो, 3 से हो रहा है तो 3 से करो। जितनी लाइनों से ड्रॉ हो रहा है ना, उतनी लाइनें ही ड्रॉ करनी है। अगर काम 2 लाइनों से हो रहा है, आपने 3 लाइनें ड्रॉ कर दी, तो भी क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स आर टू बी ड्रॉन सो एज टू कवर ऑल द जीरोस। बच्चों इस स्टेप पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है बच्चों को समझने का, और बहुत सारी बुक्स हैं जो पता नहीं कितना लंबा प्रोसीजर सिखाती हैं इन लाइनों को ड्रॉ करने का।
तो मैं वो उससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, मैं वो सारा पोर्शन स्किप करा के एक ही बार में एक स्टेप ले आती हूँ यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करने वाला, इससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है। एक बार थोड़ा सा सोचने में पड़ता है आपको, फिर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी लाइनें कैसे ड्रॉ करनी है। तो देखो आप कैसे सोचोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें ड्रॉ करनी है। देखो फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास 2 जीरोज हैं, ठीक है, ये देखो फर्स्ट रो के अंदर 2 जीरोज है ना मेरे पास, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो 2 जीरोज इकट्ठी कट जाएंगी मेरी। ऐसे देखो S3 कॉलम के अंदर 2 रोज हैं, अगर मैं कॉलम वाइज लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो भी मेरी 2 जीरो कट गई। तो जो लाइन ड्रॉ करने से ज्यादा जीरो कट रही है ना, पहले उसी को ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखो ये वाली B2 में भी 2 जीरोज हैं, तो मैं अगर ये देखो पहली लाइन मैंने ऐसी ड्रॉ कर दी जिससे मेरी 2 जीरोस कट गई, राइट। फिर मैंने दूसरी लाइन सोची चलो मैं ये वाली ड्रॉ कर देती हूँ, मेरी 2 जीरो फिर कट गई। मेरे से ठीक से ड्रॉ नहीं हो रही बेटा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, या आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है। फिर देखो मैंने सोचा कि मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरी क्या बना रही है, वर्टिकल लाइन है, 2 जीरो को काट रही है, ठीक है। अगर 1 जीरो को काट रही है और जरूरत पड़ रही है काटने की तो काटोगे। अब देखो ये वाला एक सिंगल जीरो बच गया, एक सिंगल जीरो बच गया, इसको काटने के लिए मैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकती हूँ और वर्टिकल भी बना सकती हूँ। किसी बच्चे ने हॉरिजॉन्टल बना दी तो भी ठीक, किसी ने वर्टिकल बना दी तो भी ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया, सपोज कर लो मैंने वर्टिकल लाइन बना दी, ठीक है। तो आप देखो मेरा काम कितनी लाइनों में हुआ है, 1 2 3 4। मैट्रिक्स का ऑर्डर था 5, मैं 5 से कम लाइनों में, मैंने 4 लाइनों में काम कर लिया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से अगर कम लाइनों में आप अपना ये काम कर पाते हैं तो इसका मतलब अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया है, अभी मुझे काम करना है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इफ द नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर इसका 5 है, तो अगर ये लाइनें जो हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से कम है तो इट मीन्स दैट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। और बच्चों ये लाइनों की प्रैक्टिस कर लेना, ये कैसे ड्रॉ करते हैं, एक दो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व कराऊँ ना सारे क्वेश्चंस कर लेना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है, कैसे बनाते हैं। अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट टेबल के अंदर ये देखो जो ये नंबर बच गए जो किसी लाइन से कटे नहीं है, ये जो नंबर बच गए हैं जो किसी भी लाइन से नहीं कटे, ठीक है, जिनके ऊपर मेरी पेंसिल है, ये देखो ये वाले नंबर और ये वाले, इन सब में से सबसे छोटा एलिमेंट चुन लो। तो इन सब में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, देखो 4 2 2 1 3 2 3 1 4, इन सब में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1। तो आपने सिलेक्ट कर लिया 1 को। इस 1 का क्या करना है, आपने जिनमें से ये सिलेक्ट किया है, जो ये एलिमेंट किसी से कवर नहीं है, जिनमें से आपने इस 1 को सिलेक्ट किया है उनमें से तो इस 1 को माइनस कर दो, ठीक है। और ये देख रहे हो जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों कट रही है, जहां पे समझ लो प्लस साइन बनेगा आपका, जैसे ये वाला 3 जहां पे मेरी पेंसिल है, ये वाला 3 जिस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों आई है, 2 जिस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों है, ये वाला 0 जिस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों है। तो जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों हो, ऐसे जहां प्लस साइन बन रहा हो वहां पर ये 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। जिनमें से सेलेक्ट किया है छोटा एलिमेंट उनमें से माइनस कर दो, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों मिल रही होंगी वहां पर इसको ऐड कर दीजिए। ऑल अदर एलिमेंट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, बाकी किसी एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये 0 है, ये 4 है, जो सिंगल लाइन से कवर है, सिंगल लाइन से जो एलिमेंट कवर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मैं ये चेंजेस को नेक्स्ट टेबल में रिफ्लेक्ट कर देती हूँ आपका, तो ये देखिए कैसे आएगा, देखिए अब यहाँ पर ये 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल लाइन से कवर्ड है, तो 0 और 4 यही रह जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो 2 है, ये वाला 2, ये वाला 2 देख रहे हो, ये वाला 2 क्या है, प्लस साइन बना हुआ है इसके ऊपर, और ये वाला 0 क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों के इंटरसेक्शन पे है ना, इन पे 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 3 और 0 + 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो ये वाला 3 और ये वाला 3, इन दोनों पर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों आ रही है ना, ये जिसपे मैंने पेंसिल रखी हुई है, तो इन पे भी 1 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे 4 4। अब इधर आइए देखिए ये 0 और 5 ये सिंगल लाइन से कवर है, जो सिंगल लाइन से कवर है उसको नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब ये 5 और 0 सिंगल लाइन से कवर है, एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए ये वाले 1 5 0 सिंगल लाइन से कवर है, 0 0 4 सिंगल लाइन से कवर है, जो सिंगल लाइन से कवर है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे, ठीक है, जो सिंगल लाइन से कवर है उसको एज इट इज कॉपी। अब ये देखो इधर 4 2 2 ये किसी से भी कवर नहीं है, इनके ऊपर तो लाइन ही नहीं है, इनमें से हमने सिलेक्ट किया था, इसमें से माइनस करेंगे,
ठीक है, तो 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 2 माइनस 1। इधर आ जाइए, ये देखिए 1 3 2 जहां मेरी पेंसिल है ये किसी से भी कवर्ड नहीं है, ठीक है, ये सिंगल लाइन से भी कवर नहीं है, तो इनमें से 1 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। इधर देखो ये 3 1 4 जो सिंगल लाइन से भी कवर नहीं है, किसी से भी कवर नहीं है, इनमें भी माइनस होगा, सो 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 4 माइनस 1 3। तो ये अब आपका बन गया है रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा करने से मुझे क्या मिला, मुझे और जीरो मिल गए, जितने मेरे पास जीरो होंगे मेरे पास काम कराने के तरीके उतने ही ज्यादा है। ठीक है, अब आप क्या करो, फिर से आप यही लाइनें ड्रॉ करेंगे दोबारा से, क्योंकि जब तक लाइनें मेरी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो जाएंगी तब तक मेरा सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो मुझे लाइन, अगर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ गए तो मुझे पता चल जाएगा कि इस टेबल के अंदर मेरा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। फिर क्या सॉल्यूशन है वो निकालना आपको सिखा दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब इस वाले मैट्रिक्स पे आ गए जो हमारे पास अब ये नया है जिसके ऊपर मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, फिर से लाइनें ड्रॉ करनी है, दोबारा से ऐसे ही लाइनें ड्रॉ करेंगे जैसे हमने पहले करी थी, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें ड्रॉ करो और इन सारी जीरोस को काटने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखिए कैसे लाइनें ड्रॉ कर सकती हूँ। देखो अगर मैं S4 पे ड्रॉ करूंगी तो 2 जीरो इकट्ठी कट गई। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं एक B1 की रो काटती हूँ ऐसे करके, एक रो ये काट देती हूँ, एक B3 की रो काट देती हूँ, दो और दो रो हो गई, B3 की काट दी तो 1 2 3 1, एक मिनट, 1 2 3, इससे तो मेरी पांचों बन रही हैं, तो दोबारा से देख लो एक बारी, अगर पांचों है तो आंसर आ चुका है। ठीक है, देखो दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा सा बी केयरफुल। 1 2, 5 ही लग रही है मुझे, देखो और कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा मुझे ड्रॉ करने का। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, 1 2 1 2 3 1 2, ये देखो इसको काटूंगी तो 3, ये भी 3 1 2 3, और ये देखो अब एक एक जीरो बची हुई है। हाँ, तो एक एक जीरो बची हुई है तो इसको एज इट इज ही काटना पड़ेगा मुझे। ये देखो 4, इसको एक सिंगल से काट दिया, इसको चाहो तो हॉरिजॉन्टल काट दो, चाहो तो वर्टिकल काट दो, मर्जी आपकी। 5, तो 1 2 1 2 3, कितनी लाइनें बनी मेरी, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपकी जो लाइनें हैं और किसी कम से नहीं हो पा रहा, 4 लाइनों से काम नहीं हो पा रहा, ना 3 से हो पा रहा, तो मेरी नंबर ऑफ लाइंस अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से मैच हो गई हैं तो मेरा आंसर इस टेबल में छुपा हुआ है। तो अब वो आंसर मैं कैसे निकालूं, तो देखिए मैं इसको ना नोट कर लूँ क्वेश्चन को। अब मुझे ये पता चल गया कि लाइनें उतनी है तो आंसर इसी में से निकालना है। तो ये जो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है ना, इनको दोबारा से टेबल के अंदर एक बारी नोट कर लो, क्योंकि आंसर निकालना है इसमें से। तो 4 1 4, ऐसा हो सकता है कि मैंने जहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी आपने वहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ कर दी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, करने का आप प्रोसीजर पूरा प्रॉपर लगाएं। तो ये देखो मैं 3 1 0 0 2, ठीक है, एक सेकंड बच्चों ठीक कर लूँ इसको। ये देखो 1 1 1 5 0 0 4 2 1 0 3। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से आंसर कैसे निकालेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखिए अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आप फर्स्ट रो पे आ जाइए। फर्स्ट रो के अंदर देखिए सिंगल जीरो ढूंढे अगर है तो, अगर सिंगल जीरो होगी तो आप काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रो के अंदर 2 जीरोज है तो मैं अभी कोई काम नहीं कर रही, यू हैव टू लुक फॉर अ सिंगल जीरो ओनली। ठीक है, क्योंकि मुझे एक बंदे से एक ही काम कराना है। अगर B1 के सामने फर्स्ट रो में 2 जीरो लिखी हुई है, इसका मतलब B1 S1 काम भी कर सकता है और S4 काम भी कर सकता है।
तो पहले जो बंदा सिर्फ एक ही काम कर सकता है उससे काम कराएंगे। तो देखो B2 के पास आए तो B2 वाली रो के अंदर देखो, इधर जहां मेरी पेंसिल है 41450, एक ही सिंगल जीरो है। इसका मतलब B2 सिर्फ S5 ही काम कर देने में हमें उसको फायदा है, तो हम उसको S2 के ऊपर हमने एक ब्लॉक बना लिया। ठीक है, जिसको जो काम असाइन करना है उस पर ब्लॉक बना दो। और अब इस S2 जहां पे आपने ब्लॉक बनाया है ना, इसके ऊपर नीचे देख लो पूरी S5 के कॉलम में, ये देखो पूरा S5 के कॉलम में देख लो, अगर कहीं और जीरो आपको दिखाई दे जाए ना तो उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। हमने B2 की रो में आए, जहां पे मेरी पेंसिल है, हमने सिंगल जीरो ढूंढी, मुझे सिंगल जीरो मिल गई। अगर सिंगल जीरो मिल जाए तो उसके ऊपर ब्लॉक बना दें। इसका मतलब ये है कि हमने B2 को S5 काम दे दिया। क्योंकि मैंने S5 अब B2 को दे दिया तो अब S5 काम को कोई और नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा। इसीलिए मैंने S5 वाले कॉलम में देखा कि कहीं और जीरो है तो उसको काट दूं, क्योंकि जीरो मुझे ये बताता है कि मुझे यहाँ पे काम देना है। तो मैंने इसलिए S5 को के नीचे वाली जीरो को काट दिया, क्योंकि अब ये काम मैं किसी और को नहीं दे सकती, मेरे को सिर्फ एक बंदे को एक ही काम देना है। ठीक है, तो चलिए अब B3 में आ जाइए। B3 में देखो सिंगल जीरो, अब B3 के अंदर दो जीरोज हैं, इसका मतलब B3 अभी S3 और S4 दोनों काम अलॉट किए जा सकते हैं। तो अभी हम सिंगल वाले को ढूंढेंगे, तो छोड़ दिया हमने, B3 में कोई काम नहीं किया। अब हम आ गए B4 के अंदर। B4 के अंदर देखो S3, एक सिंगल जीरो मिल गया मुझे, और कोई जीरो नहीं है, ये तो कट चुका है। तो मैं B3 से अब S3 काम करवाऊंगी, तो B3 के ऊपर मैंने ऐसे ब्लॉक बना दिया। अब B3 को हमने S3 काम दे दिया, तो अब S3 वाले कॉलम में देख लो कोई और जीरो तो नहीं है हमारे पास, तो ये वाली जीरो है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। क्योंकि अब B4 को मैंने S3 काम दे दिया, तो अब मैं ये वाला काम S3 वाला किसी और को नहीं दूंगी, तो मैंने काट दिया। ठीक है, B5 में आइए। अब B5 में सिंगल जीरो ढूंढो। यस, वी हैव अ सिंगल जीरो इन B5। ठीक है, तो मेरा सिंगल जीरो कहाँ है, S2 के ऊपर है, तो मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक बना लिया। और ऊपर नीचे देख लो, इसके S2 वाले कॉलम के अंदर कोई जीरो नहीं है, तो हमें कुछ नहीं काटना। ठीक है, अब कॉलम्स में आ जाइए। पहले मैंने रो में देखा है, अब कॉलम्स में सिंगल जीरो ढूंढूंगी। तो मैं पहले फर्स्ट कॉलम S1 में आ गई, जहां मेरे पास मेरी पेंसिल है। S1 के कॉलम में देखो सिंगल जीरो है, हाँ जी है हमारे पास, यहाँ पे है ना S1 इसमें, तो इसके ऊपर एक ब्लॉक बना लो। अब अगर आपने कॉलम में देखा और ब्लॉक बनाया, तो अब इसके रो में देखो, इसकी रो में अगर कोई और जीरो है तो उसको काट दो। देखो जहां मेरी पेंसिल जा रही है, यस, इसकी रो में मुझे जीरो मिल गई, तो जितनी जीरोज हैं उसको काट दिया। क्यों काटा, देखो B1 को मैंने S1 काम दे दिया, तो अब B1 कोई और काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने B1 की S4 वाली अपॉर्चुनिटी को कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चों, इतना होने के बाद अब आ जाइए आप B2 के पास। जब आप B2 के पास आए तो आपने देखा B2 में अब कोई जीरो नहीं बची। B3 में आए तो B3 में मैंने देखा, B3 सॉरी कॉलम्स में काम कर रहे थे ना, S2 वाले कॉलम में आओ, देखो S2 वाले कॉलम में कुछ नहीं बचा। S3 वाले कॉलम में आइए, देखिए कुछ नहीं बचा काम करने के लिए, कोई जीरो नहीं बचा हुआ। S4 के कॉलम में आ जाओ, S4 के कॉलम में ये जीरो सिंगल मिल गया, तो इसके ऊपर मैंने ब्लॉक बना लिया। जब S4 के कॉलम में मैंने जीरो पे ब्लॉक बना लिया, तो अब देखो कहीं पर भी कोई जीरो नहीं रहा। अब आप पूरी टेबल पे एक बारी नजर मार लीजिए। अगर पूरी टेबल इस वाली पे नजर मारो, सारे जीरो या तो ब्लॉक हो जाने चाहिए या सारे जीरो कट जाने चाहिए, तो आपका आंसर आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, दोबारा से सुने, सारे जीरोस या तो ब्लॉक हो गए हो या सारे जीरोस आपके कट गए, कोई जीरो खाली नहीं रहना चाहिए। और हर रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक बनना चाहिए, ऐसा ब्लॉक। ठीक है, हर रो के पास होना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है कि B1 से S1 काम करवाना है। ठीक है, तो सबको काम बांटना जरूरी है, तो हर रो में और हर कॉलम में एक सिंगल ब्लॉक आ जाए तो आपका आंसर आ गया है। तो जैसे देखो B1 के पास S1 काम आ गया। ठीक है, B2 के पास देखो कहाँ पे ब्लॉक आया है, S5, तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने B1 को दे दिया S1 काम, B2 को दे दिया मैंने S5। ठीक है, अब B3 को देखो, B3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक कहाँ आया है मेरा, S4 में, तो B3 को मैंने दे दिया S4 काम। B4 को देखो मैंने क्या कौन सा काम असाइन किया है, S3। ठीक है, और B5 को मैंने कौन सा काम दिया है, S2। ठीक है, तो सबके पास काम बट गया, सारा काम भी बट गया, सारे लोग एम्प्लॉय भी हो गए, तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये जो मैंने साइड में लिखा है ये सारा, इसको लिखने का 1 नंबर है। ये है आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल, कि हम काम को इस तरीके से बांटेंगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आप काम किस तरीके से बांटेंगे, तो हम इस तरीके से काम को बांटेंगे। ठीक है, और इस काम को करने में आपके कितने पैसे खर्च होंगे, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी। देखो अब ना ओरिजिनल टेबल जो क्वेश्चन में गिवन थी ना, वहां पर ये जो ब्लॉक आए ना, इनको एज इट इज मार्क कर लो। देखो
पहले मेरा S1 में है, फिर S5, 4, S4, S3, S2, तो S1, S5, S4, S3, S2। तो देखो मेरा क्वेश्चन कहाँ था, ये रहा। ठीक है, ये देखो इस वाले क्वेश्चन में S1 में आया हुआ है मेरा एक ब्लॉक, S1, 5, S1, S5, फिर कहाँ था 5, 4, 3, 2, तो S4, S3 और S2, ये ठीक है ना। ओरिजिनल मैट्रिक्स में मार्क कर लो। अब इनके नंबर ऐड कर दो। देखो 4 + 5 जिनको मैंने सर्कल किया है, 6, 7 और 5, इसको काउंट करो। 5 और 4 9 + 6 15, 15 और 5 20, 20 + 7 27। तो आपका काम करने में जो पैसे खर्च होंगे वो होंगे, मिनिमम जेड कितना आ गया 27, 27 रुपये खर्च होंगे आपके इस काम को करने में। इससे छोटी कॉस्ट पॉसिबल नहीं है इन कामों को करवाने के लिए। तो मेरा को आपको फाइनल आंसर में दो चीज़ें लिखनी है, एक तो मिनिमम z = 27 जो आपने निकाला है, और एक ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी हुई है कि आप इस तरीके से काम को बांटेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन अब यहाँ पर खत्म हो गया। बच्चों एक बात ये हमेशा याद रखना कि फाइनल टेबल हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। एक तो हर रो में एक एक ब्लॉक आ जाना चाहिए, हर रो में हर कॉलम में एक सिंगल ब्लॉक होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे से ये काम करवाना है। अगर किसी रो में या किसी कॉलम में 2 ब्लॉक बन गए आपसे गलती से, तो समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, या किसी भी रो के अंदर कोई भी ब्लॉक नहीं आया, सारे जीरो कट गए, एक भी ब्लॉक नहीं आया। मान लो यहाँ पे S1 में मेरा जीरो कट जाता, ठीक है, ब्लॉक नहीं आता, तो इसका मतलब उस बंदे को काम नहीं मिला। अगर उसको काम नहीं मिला तो इसका मतलब आपका ऑप्टिमल आंसर नहीं आया, आपसे कहीं गलती हो गई है। ठीक है, तो और आपके पास कितने ब्लॉक आने चाहिए, जितना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। किसी बच्चे के पास इस क्वेश्चन में 5 की जगह 6 ब्लॉक आ गए तो भी गलत है, क्योंकि हर रो में एक ब्लॉक आना चाहिए, तो 5 से ज्यादा ब्लॉक नहीं आएंगे। अगर किसी के 5 से कम आ गए तो भी गलत है। ये जो ब्लॉक मैं इसको बोल रही हूँ जिसके ऊपर जैसे जीरो के ऊपर आपने ये स्क्वायर बॉक्स बना रखा है, ठीक है, तो याद रखें कि इस ब्लॉक उतने ही आएंगे जितने नंबर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। एंड दिस इज हाउ द हंगेरियन मेथड इज बीइंग अप्लाइड। ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया है। आपको दो बातें आंसर में लिखनी है कि एक तो शेड्यूल क्या है और मिनिमम जेड कितना है 27, अगर रुपीज़ है तो रुपीज़ लिख देना इसके आगे। ठीक है बच्चों, अभी एक ही क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं होगी, सब्सिक्वेंट वीडियोज इसके बाद जो डालूंगी उनको भी देखना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, I am winding up this lecture here and see you in the next video. Thank you.